सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम जा रहे हैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे टैकल करना है उसको बताने, जो आपका पेपर 3 है मैथमेटिक्स का। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आपका कर्टेल सिलेबस है फॉर द एकेडमिक सेशन 22 टू 23 और वो आपका सिलेबस है, अनसॉल्व्ड पेपर है, बुक है जो आपकी चलती है बी राय एंड डी.पी. चौधरी, और बाकी हमारी जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम केवल यूनिट वाइज वीडियोस बना रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम यूनिट 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो और किस तरह से आपको दी गई नोट से यूनिट 1 को पढ़ना है हम उसको आपको बताएंगे। ठीक, अब देखिए, बात जब हम करते हैं ज्योमेट्री की या फिर रियल की, तो आप उन दोनों पेपर को दूसरी यूनिट पहले और तीसरी यूनिट पहले और पहली यूनिट बाद में, मतलब कि एक अनसीक्वेंशियल मैनर में पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप पेपर 3 की बात करते हो जहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस पढ़ना पड़ता है, तो इसमें आपको यूनिट वाइज यानी कि सीक्वेंस में चलना पड़ता है। तो बिना यूनिट 1 पढ़े आपको यूनिट 2 मतलब उतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ आपको कनेक्ट करने में और चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता, मैं ये बता दूं आपको कि आपके जब कर्टेल सिलेबस नहीं होता था तब 5 क्वेश्चंस आते थे। ये देखिए 2019 में आपका पूरा सिलेबस आया था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर कैलकुलस का है ये। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चंस आते थे। यूनिट भी कितनी होती थी? 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 यूनिट होती थी। हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता था। तो पहला क्वेश्चन आता था हमारा पहली यूनिट से, दूसरा क्वेश्चन आता था हमारी दूसरी यूनिट से, तीसरा क्वेश्चन तीसरी यूनिट से, चौथा क्वेश्चन चौथी यूनिट से और पांचवा क्वेश्चन हमारा 5वीं यूनिट से आता था। ठीक, अब आपकी 4 यूनिट ही आ रही है और उसमें भी आपकी 4th यूनिट का ये वाला टॉपिक कटा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, या फिर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मेरे ख्याल से 4 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे भी टाइम पे 4 ही क्वेश्चंस आए थे। 5 में मतलब 4 क्वेश्चन ही हमको, ये 5वां क्वेश्चन हमारे में नहीं था, बस यहीं तक का पेपर था। और बाकी तो इंटर्न अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो वो तो ऑप्शन गिवन है ही है आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। देखिए आपका यूनिट 1 जो है वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है बी राय एंड डी.पी. चौधरी के द्वारा जो लिखी गई है, उसमें ये आपका यहां तक चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.10 तक आपका जो है ये चलता है यूनिट 1। ठीक है, कहां तक चलता है? यूनिट 1 आपका एक्सरसाइज 10.2 तक चलता है। अब देखिए यहां पे जब आप नोट्स देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका स्टार्टिंग से आपको इसमें हमने एक्सरसाइज और इसी बुक को सॉल्व करना और जो भी कह सकते हैं आप आर्टिकल थे या कंसेप्ट थे या जो भी थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, उन सबको यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया है। उन सबको आपको हमने यहाँ पे करके दिखाया है। तो ये देखिए आपका यहाँ से शुरू होता है एक्सरसाइज 1.2 से, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 एकदम ही बेसिक है और उससे कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता। वो एक्सरसाइज 1.1 को समझाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके इस नोट्स में लिखी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक, विथ एग्जाम्पल्स। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1.9 आपका ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस नोट्स में आपको बताए गए हैं। ठीक, सबका सॉल्यूशन आपको इसमें दिया गया है। 3, 4th क्वेश्चन का है ना, 5th क्वेश्चन का। अब देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी बुक का ही सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। जितने भी आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अगर उस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं, ठीक, और अगर वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो उसमें से 20 के 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन या एटलीस्ट 20 में से 15 से 20 के बीच में 18, 17, 16 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। वो जो 2-4 क्वेश्चंस छोड़े गए होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे और ना ही कभी आपके पेपर में आए हैं। ठीक,
लेकिन जो एक्सरसाइज कम इंपॉर्टेंट है, जिसका शुरू के ही 2-4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक में से ही आपका उठ के पेपर में आता है, ठीक, कुछ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बताऊंगा आगे आपको, तो उनके सिर्फ शुरू के 5 या 6 या 8 क्वेश्चन तक ही सॉल्व हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व है। क्यों? क्योंकि उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टाइप के हैं और सेम टाइप के 20 क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करके इसमें नहीं है, ठीक। उसके शुरू के 5 या 6 या 8 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करवा दिए गए हैं। उसका तरीका आपको समझ लेना है, ठीक। और उसके बाद आप अगर चाहते हो तो बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको साफ साफ बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके इसमें हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ठीक। उसी के अंदर आएगा, भले ही वो ऑप्शन में ही क्यों ना हो, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 की, और ये एक्सरसाइज 1.2 में देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं आपके, ठीक। अब इसके बाद आता है 1.2 के बाद आता है आइसोक्लाइंस का टॉपिक। आइसोक्लाइंस का टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक, और आइसोक्लाइंस का टॉपिक आपका एकदम लास्ट में नोट्स के है, ठीक है ना, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अभी आपका बुक में अगर आप देखो तो ये जो चैप्टर 1 है आपका, ठीक, इसमें एक्सरसाइज 1.2 इंपॉर्टेंट है और आइसोक्लाइंस से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आइसोक्लाइंस मैंने आपको वीडियो भी, मेरे चैनल पे आप ढूंढोगे आइसोक्लाइंस से तो एक वीडियो मिलेगा आपको आइसोक्लाइंस पे। और साथ ही साथ आप जो है आइसोक्लाइंस का इसके जो नोट्स है मेरी, उसके एकदम लास्ट में आइसोक्लाइंस टॉपिक कवर किया गया है, ठीक। तो ये आपका चैप्टर 1 इस तरह से आपको ख़त्म करना है। अब आपको करना क्या है इसमें, ये मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो ये समझते चलिए, मान लीजिए एक्सरसाइज 1.2 आपने इससे समझ के रीड की इस नोट से, ठीक। रीड करने के बाद आपने देख लिया ना कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे किया गया है। उसके बाद एक बार आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से उस क्वेश्चन को बंद करके या बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां अटक रहे हैं वहां पे फिर से आप सॉल्यूशन रेफर कीजिए, ठीक, लेकिन आप खुद से उस एक्सरसाइज को एक बार लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सेम आपको एक्सरसाइज 1.2 के साथ करना है, ठीक। आइसोक्लाइन वाली एक्सरसाइज के लिए आइसोक्लाइन वाला पोर्शन आप लास्ट में जो है उसको आप रेफर करिएगा। फिर आते हैं हम अब चैप्टर 2 पे, ठीक। तो चैप्टर 2 है ये आपका। चैप्टर 2 में आपका फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाता है, ठीक। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है और भी बहुत से मेथड हैं, ठीक। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विथ होमोजीनियस कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ से यहाँ तक की कई बार एग्जाम में आ जाती है, मतलब कुछ कुछ बार आई है तो इंपॉर्टेंट है, मतलब रख दिए हैं इसको इंपॉर्टेंट में। और ये एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ये आपकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं इसमें, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। 6ठा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं होंगे, लेकिन आपको इसी नोट से पढ़ना है, ठीक। आप बुक्स के पीछे, मतलब बुक में मत जाइएगा कि सारे क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने हैं। इस नोट्स में पहले क्वेश्चन सॉल्व है तो पहला क्वेश्चन लगा पढ़िए खुद से, ठीक। अगर आपको आसान लग रहा है तो एक बार खुद से लगा के देखिए तुरंत का तुरंत। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आपको सही लग रहा है तो एक बार खुद से तुरंत का तुरंत लगा के देखिए, ठीक। समझिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड के बाद, तो आप 6th क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे। ये नहीं कि आप इसमें से ढूंढेंगे कि 3rd क्वेश्चन कहाँ है सीक्वेंस वाइज, ठीक। जैसा है ये कुछ सोच समझ के ही आपको 6ठा फिर 4था लिखा गया होगा, तो आप उतना एटलीस्ट भरोसा करके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। जिस तरह से सीक्वेंस में है उसी तरह से आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व करना ज़रूरी है, पढ़ना केवल ज़रूरी नहीं है। ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, ठीक। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये पूरा आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक आ जाता है, क्योंकि इसमें से गिने चुने क्वेश्चन ही उस पर्टिकुलर टॉपिक पे थे। ये एक टॉपिक था, ध्यान से देखिए आप, ये सारे क्वेश्चंस ना एक तरह के, ये देखिए ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद ये एक आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंसेप्ट बताया कि कोई भी इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और फिर इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.2 से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होने थे वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गए, ठीक। इसीलिए ये सीक्वेंस में नहीं, ऊपर नीचे है। अब उसके बाद आता है नया कंसेप्ट, ये यहाँ पे,
ये देखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कोफिशिएंट केसेस। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके 5 या 6 या 8 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले जाओगे खुद से, तो उस कंसेप्ट पे आपकी पकड़ हो जाएगी और उसको, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता लग जाएगा। ऐसे ढेर सारे कंसेप्ट लेने के बाद एक बारगी आप एक्सरसाइज पे कूदोगे तो टफ होगा आपको। ये अगला कंसेप्ट आता है जिसमें लिखा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कोफिशिएंट केसेस। इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका बताया गया है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन कुछ इस तरह से है आपका, ठीक, जहाँ पे बताया है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं इस तरह से कि अगर a1 a2 और b1 b2 का अगर हम डिटर्मिनेंट लें वो जीरो नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा। तब हम इस तरह से मानेंगे कि स्मॉल x को इसमें हम मानेंगे कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y को हम मानेंगे कैपिटल Y प्लस k, जहाँ पे x और कैपिटल Y हमारे नए वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे और h एंड k हमारे क्या होंगे, सूटेबल कॉन्स्टेंट्स होंगे। इस तरह से कि अगर हम इस इक्वेशन में a1 b1 और c1 ये ऊपर वाली न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की इक्वेशन को अलग अलग अगर रखें और x की जगह पे हम h और y की जगह पे अगर हम k रखेंगे और जीरो पे रखेंगे तो वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए h और k की। ठीक, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि नोट्स बहुत ही ठीक ठाक हैं और समझा देने लायक हैं। और ये है फिर आपका एक्सरसाइज 2.3, इसमें छठा क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए लंबा सॉल्यूशन है, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो बस सॉल्व ही करना है आपको, खटाखट खटाखट, ईजी है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 9 को फिर से रिपीट करके मैंने प्रैक्टिस की थी, बिकॉज एक बार में ये नहीं लगा था। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिपीट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ये कई जगह क्वेश्चंस में आपको ये दिखेगा कि y ब्रैकेट में 3 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब होता है कि आप ये y के साथ साथ ब्रैकेट में क्या है, 3 है, यानी कि x की वैल्यू होती है। ये देखिए मैंने उस टाइम पे मुझे नहीं पता था तो मैंने लिखा भी था कि व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि जनरल सोल्यूशन तो आ जा रहा था, इसका गिवन देने पे आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना होता है, तो वो मुझे निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात होती है, y एट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 3 है, और फिर y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, तो वहाँ से आपको कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाएगी, जो भी आपका कांस्टेंट आता है इंटीग्रेट करने पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त, और फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू को जब आप रख दोगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये एक और तरीका दिया है, ठीक है ना, नया कंसेप्ट आ गया। ठीक, इसमें केस 1 और केस 2 दोनों हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको और फिर साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो ये देखिए अभी यहाँ तक, ठीक, तो यहाँ तक आपको जो है इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाई गई है। ठीक है ना, ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 यहाँ तक आपको सॉल्व करने का तरीका और एक्सरसाइज 2.2 को पूरा सॉल्व करवाया गया है। ठीक, ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 आपको पूरी सॉल्व करवाई गई है। ठीक है, अब जैसे 3 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन पे मे बी गोला लगा के मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मे बी ये दोनों क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक, या मिल भी सकते हैं, मुझे नहीं पता, उतना याद नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक, क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इस एक्सरसाइज से ही आपका बेस बिल्डअप होता है और उसी बेस को आप आगे की एक्सरसाइज 2.3 2.4 है ना, इन सब में यूज़ करोगे। तो इक्वेशन एक्सरसाइज शायद 2.3 भी आपकी, हाँ, इसी में सॉल्व है। ठीक, एक्सरसाइज 2.3 तक हमने यहाँ तक जितना भी अभी बताया आपको सॉल्व कर दिया, एक्सरसाइज 2.3 तक। ठीक, अब ये देखिए एक्सरसाइज 2.3 तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए, 2019 में, 2017 में, 2003 में, 2004 में, अरे सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अब ये भी किसी प्रीवियस ईयर में आया है, ईयर नहीं लिखा यहाँ पे, 2014 में, ये 5th क्वेश्चन, ये 2013 में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल दीज क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक वी हैव कवर्ड टिल नाउ। अभी तक के जितने भी टॉपिक हमने कवर्ड किए हैं इस नोट्स में, उससे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो ये हैं आपके सामने हैं। ठीक है,
अब चलते हैं अपना अगली एक्सरसाइज जो कि है 2.4 यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 2.4 से स्टार्ट होती है, ठीक। और ये देखिए यहाँ से आपको पूरा बताया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जो लोग पढ़ चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको पूरा फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप एक बार इस नोट्स से उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपको रीड करने में कितना टाइम लगेगा, पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। और रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बिना रिवीजन के आप पूरा नोट्स भी पढ़ के जाओगे तो बेकार है, वहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये देखिए, ये पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल तभी कहलाएगी जब वह किसी फंक्शन fx, y के एग्जैक्ट डिफरेंशियल के इक्वल हो। इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल यानी कि ये डेल नहीं यूज़ करेंगे, डी ऑफ fx इज इक्वल टू mxy dx प्लस nxy dy, ठीक। इस तरह से लिखी जाती है, जहाँ पे ये जो mxy होगा इसको हम क्या लिखेंगे, डेल ऑफ fxy अपॉन डेल x, और nxy जो होगा वो होगा डेल ऑफ fxy अपॉन डेल y, ठीक। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है। फिर यहाँ पे आती है आपकी, ये देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स जनरल सोल्यूशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये दिखाया है। फिर आपका बार बार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपका मेरे एग्ज़ाम में भी आया था कि नेसेसरी स्टेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी, ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, ये आपका नेसेसरी पार्ट है, ठीक। मतलब ये तो आपको स्टेटमेंट लिख के फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए नोट टाइप का लिखा है, यहाँ से है आपका, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा कि स्टेट वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको यहाँ से आपका आंसर है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये नेसेसरी पार्ट है आपका, ठीक। और फिर ये हमारा यहाँ से सफिशिएंट पार्ट है यहाँ तक, तो इतना आपको लिख के आना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको 2.4 एक्सरसाइज ये देखिए सॉल्व करनी सिखाया गया है, सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी तक कई बच्चों को क्या आदत थी 12th तक कि वो YouTube या जिनसे भी वो पढ़ते थे कोई उनको पढ़ाता था, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये नोट्स या फिर बुक्स से खुद रीड करके समझने की आदत डालनी होगी। बिकॉज अभी तक आपको स्पून फीडिंग की आदत है कि कोई आपको एज ए टीचर आके समझाएगा तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अब आपको क्या करना है, खुद से ही पढ़ना है। पढ़ना एक थोड़ा सा टफ काम होता है समझने के कंपैरिजन में, बिकॉज कोई अगर आपको टीचर आके समझाए तो आप इजीली कैच कर लेते हो, लेकिन पढ़ने का, बैठ के कोई भी चीज़ पढ़ के समझने का उसको दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप पढ़ के वो चीज़ समझोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज उस पढ़ते वक्त आपको 4 तरह के डाउट्स आते हैं, और एट दी एंड जब वो टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो वो डाउट्स भी आप ढूंढ के क्लियर कर चुके होते हो तब तक, तो वो बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ चुका रहता है। तो आपको पढ़ना होगा ये नोट्स बस। और ये क्वेश्चंस देखिए सॉल्व है पूरे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 8th क्वेश्चन सॉल्व है, 9th क्वेश्चन सॉल्व है, 10th है ना, 11th क्वेश्चन, 12th है। तो ये अब यहाँ तक तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व थे ये एक्सरसाइज 2.4 से थे, और ये सारी के सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। कैसी थी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी ये सारी की सारी, एक्सरसाइज 2.4 से थे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इनमें जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो इनफ हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक भी नहीं आती है। आती है आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक। तो आइए चलते हैं अब अपने उसकी तरफ, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली, ये यहाँ पे जहाँ से आता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टॉपिक, ठीक। तो यहाँ पे ये अभी तक आपने क्या सीखा है, यहाँ तक अगर नोट्स पढ़ लेंगे तो, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो कैसे सॉल्व होगी। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकाल लोगे, अभी बताऊँ, इसमें नोट्स में बताया गया है कैसे निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकाल लोगे और फिर उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट की बजाय एग्जैक्ट बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके कई तरीके हैं, बताते हैं कैसे। देखिए, पहली बात तो ये जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के रट के जाइएगा एग्जाम में, ठीक। अब देखिए कहा गया है, ये थ्योरम्स पढ़िए बस आप। ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हैज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ux
विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। यानी कि अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक। लेकिन अगर आपने इस तरह से निकाला, अगर ये केवल और केवल x का फंक्शन आया, ये देखिए इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तब आपको क्या करना है, ठीक। तब यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये फाई एक्स क्या है, ये फाई एक्स इसकी वैल्यू होती है, ठीक। सिमिलरली अगर आपका ये जो फाई एक्स है ना, यानी कि ये जो आपका ये टर्म है, देखिए कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसमें आप ये टर्म फाइंड आउट करोगे। अगर ये टर्म फाइंड आउट करने पे आपका सिर्फ और सिर्फ ये x का फंक्शन आ रहा है, ठीक, तब तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप सीधे लिखोगे कि एज दिस टर्म इज कम्स टू एज द फंक्शन ऑफ x ओनली, सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन नंबर दिस विल बी e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स डी एक्स, ठीक। लेकिन अगर ये टर्म आपकी अगर मान लीजिए ये x का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक, इस x और y दोनों का कुछ आ रहा है, तो आप वो चीज़ हटाओगे, अब फिर ये ट्राई करके देखोगे। अगर ये ट्राई करने पे वो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन आ रहा है, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर सिग्मा y dy, ठीक। इसी तरह से अब इन दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड, ठीक, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसमें सॉल्व है। और भी थ्योरम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे भी बता रहा हूँ मैं, अभी ये तो केवल 2 ही थ्योरम है, ठीक, कई थ्योरम्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो सिर्फ x और सिर्फ y के टर्म में अगर आपका वो एक जो इक्वेशन होती है वो अगर आ जाती है, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताया गया कि क्या होगा, और उस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस आपके थे जो कि सॉल्व करे गए। अब ये एक नई थ्योरम आई, जब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और y दोनों, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, जब आप ये अगर देखिए ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे, एम वाई क्या होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई होता है, एम वाई निकाले और एन एक्स निकाले और फिर टी एक्स और टी वाई निकाले, जहाँ पे टी एक्स क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, ये एक्चुअली गिवन रहता है, ठीक है ना, ये गिवन रहता है। तो ये इस फंक्शन को अगर आप क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक है ना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बाद अगर आप इस टर्म की वैल्यू निकालते हो, ठीक, और ये जो टर्म है ये आपका किसका फंक्शन आ जाए, टी का फंक्शन आ जाए, तब क्या करना होगा, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर सिग्मा, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी डी टी, ठीक। आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ये उतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फिर रीमार्क में केस भी बताया गया है कि मान लीजिए अगर टी एक्स 1 आ रहा है, टी वाई वो आ रहा है, तो ये देखिए यही जो पूरा टर्म है ना, ये टर्म अगर टी का फंक्शन आए, यही टर्म अगर आपका वाई का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है टी के वाले उसमें, यानी कि ये फिर हमारा ये देखिए वो वाले पहले वाले केस में के टर्म में आ जाएगा, और ये वाले भी पहले वाले केस में, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और फंक्शन ऑफ वाई ओनली के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। यही चीज़ सेम ये देखिए यहाँ पे आके दिखाया गया है। अब उसके बाद ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व हैं, ठीक। अब ये एक और रिमार्क आ जाता है यहाँ पे कि कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक। अब ये एक तरीका है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और हाँ, अब ये देखिए अगर आपका इक्वेशन इस तरह से है, यानी कि y इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक, ये कोई और फंक्शन होगा f1 लिखा इसीलिए, और x इंटू f2 ऑफ एक्स वाई, यानी कि y के साथ अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, कोई फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो फंक्शन किसका फंक्शन है, x इंटू वाई के प्रोडक्ट का फंक्शन है, और सेम प्लस में dx, मतलब इसके साथ dx है, और प्लस में x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी एक फंक्शन का जो कि एक एक्स वाई का फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। और उसके साथ dy लगा हुआ है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, और उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इस तरह से निकलेगा, ठीक। ये देखिए बताया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज दिस, ये थ्योरम है और इसका प्रूफ हमें ये दिया है, ठीक। ये वाला प्रूफ जो है रिमार्क 1, प्रूफ इज रिमार्क 1, ठीक। अब इस तरह की थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज 2.4 से कि 5 से है, आई थिंक ये 2.5 से होगा ना,
एक्सरसाइज 2.4 में तो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका एक्सरसाइज 2.5 से है, तो जितने भी क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंडर हैं, ठीक है ना, इस नोट्स में वो सब 2.5 के हैं, और 2.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और अभी मैं बताऊंगा कि आपको जो चैप्टर नंबर 2 है, जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एक लास्ट टिप दूंगा आपको इस चैप्टर के लिए। मैं जानता हूँ पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चैप्टर आपका, यानी कि जो कि पहली यूनिट का है, वही आपको टेंशन ज़्यादा देता है, क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाला है। मतलब समझाने क्या, कोई अगर आपको इसको टैकल करना समझा दे तो आप आराम से इसको अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें, ठीक। तो ये आपका है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5th है, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4th इस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व्ड है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 10 को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और इससे पहले वाले में भी हम फंक्शन ऑफ कुछ करके माने थे ना, तो उसमें भी सॉल्व कर चुके हैं हम। पीछे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व्ड है, ठीक। फिर ये एक नया आ जाता है कि अब की बार अगर हमारी इस तरह की कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे mxy और nxy आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के। अब होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें ये आपको एकदम स्टार्टिंग में ही इसके नोट्स में ही बताई गई हैं, ये सब चीज़ें। ये देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, है ना, तो ये सब बताया गया है आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और होमोजीनियस फंक्शन अगर आपको पता करना है तो आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक। होमोजीनियस फंक्शन है अगर ये दोनों ऑफ सेम डिग्री, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी दिस, ये होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। और इस पे बेस्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस आर्टिकल से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। कंसीडर दिस, इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी एक है। अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आए, x की पावर a हो, y की पावर b है, ठीक, तो उसको, और x की पावर c और y की पावर d है, तो उसको कैसे सॉल्व करें ये आपको रटना पड़ेगा। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जितनी भी इस तरह की थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, ठीक, ये एक थ्योरम है, ये वाला जो मैंने ये है, ये एक थ्योरम है, समझ रहे हैं आप, ठीक। आप क्वेश्चंस भले ही सॉल्व ना करो, लेकिन थ्योरम रटो, थ्योरम रटो, थ्योरम रटेंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इन सारी थ्योरम्स को आपको रटना है, ठीक है ना, एक भी थ्योरम नहीं छोड़नी है। थ्योरम रटिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इनके जैसे रिस्पेक्टिव थ्योरम्स पे जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.5 में, उनको। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कहा था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर ये एक नई थ्योरम आ जाती है, इफ mxy dx and nxy dy is equals to 0 has general solution then there exist infinitely many integrating factors। अगर इसके पास जनरल सोल्यूशन है, ठीक, तो इसके पास इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और उसका ये पूरा आपको दिया हुआ है। हैंस इक्वेशन 1 हैज इंटीग्रेटिंग मैनी फैक्टर्स, इनफाइनेटली मैनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 9, 16 आर लेफ्ट, अदरवाइज 2.5 कंप्लीट। अब जिसमें से 5 पे टिक लगाए तो मे बी 5 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका होगा, ठीक, सॉल्व किया होगा हमने। तो यहाँ तक था आपका एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 आपकी एक लेंदी एक्सरसाइज है जिसमें कई ढेर सारे थ्योरम्स आपने देखे लगे, और उन सारे थ्योरम्स को आपको रटना होगा, ठीक। रटेंगे, थ्योरम क्या है, वो थ्योरम नहीं है यार, वो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके हैं जो कि आपको कह सकते हो आप वेरिएबल्स के फॉर्म में बताया गया है। जब आपका क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका जो है कह सकते हैं आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल मेथड हो जाता है उसको सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल क्या, वैसे यहाँ पे भी मेरे वेरिएबल होता है, लेकिन कह सकते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वो एक आपकी थ्योरम या कह सकते हो आप एक आर्टिकल है, तो थोड़ा सा वो आपका लैंग्वेज वाइज हो जाता है, ठीक। अब अगला आते हैं एक्सरसाइज 2.6। तो एक्सरसाइज 2.6 क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्सरसाइज 2.6, ठीक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या, जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये नोट मैंने यहाँ पे भी लिखी है, और जो ODE की मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई है ना उसमें भी लिखी है। अभी मैं आपको शॉर्ट नोट्स में से भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये जो चैप्टर 2 है, ठीक, ये एकदम मक्खन हो जाएगा वो शॉर्ट नोट्स से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है पेपर में, ठीक, तो सबसे पहले, अब देखिए अगर आपको
चैप्टर 2 से पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी तो वो चैप्टर 2 से पहले ही आएगी। बाकी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करने को आएंगी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, ठीक, कि कौन से चैप्टर से है। वो देख के ही आप समझ जाओगे कि अरे ये तो, या फिर उसमें लिख के आता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से आप इसको सॉल्व करिए या उसके मेथड से सॉल्व करिए, है ना, तो वो लिख के आता है। लेकिन चैप्टर 2 की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं या जितनी भी टाइप के आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें लिख के नहीं आता, बस सिंपल लिखेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी इस टाइम पे कि यार कैसे पता करेंगे कि कौन सी थ्योरम या कौन से मेथड से वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा होगा, है ना। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। 2.5 तक के जितने क्वेश्चंस थे और उसके जितने भी थ्योरम थे आपको रटने हैं और क्वेश्चंस लगाने का तरीका आपको देखना है, उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है सारे क्वेश्चंस को, ठीक। प्रैक्टिस कर लिया आपने। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ठीक। 2.6 आपको पढ़ना है, ठीक। अभी मैं ये 2.6 पढ़ाने के समझाने के बाद बताता हूँ ये चीज़। 2.6 आपका क्या है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़नी है, ठीक। ये देखिए आपके क्वेश्चंस हैं 2.6 के सॉल्व करवाए गए हैं और 2.6 के ये देखिए ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट है और इतना इजी है ये काफ़ी, ठीक, कि आपको इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाकी क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक, 2.6 में, ठीक है ना। अब 2.6 में आपका ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर आगे मैं सॉल्व किया भी होऊंगा 2.6 में, क्वेश्चन नंबर 12 शायद सॉल्व इजी है, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक। 2.6 आराम से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लगाया है, अब वो शायद रफ में लगाया है मैंने क्योंकि, ठीक है, और वो रफ इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता। अब इसके बाद आते हैं हम बर्नौलीज पे, ठीक। तो क्या होता है ना, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। और अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों जो है 2.6 के बाकी क्वेश्चंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई भी इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में आती है, ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इस तरह इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आती है आपकी, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को, तो बर्नौलीज इक्वेशन को पहले आपको लीनियर इक्वेशन, ये जो आपकी है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में रिड्यूस करना होता है बर्नौली को, और फिर आपको यही लीनियर वाला ही मेथड लगाना होता है। तो बर्नौली थी, पहले आपने उसको लीनियर बनाया और फिर लीनियर वाला मेथड आपने ट्राई, मतलब उसको यूज़ किया तो सॉल्व हो गया। अब 2.7 एक्सरसाइज में बर्नौलीज इक्वेशन की तरह की जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे उन सब में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्नौली का मतलब ही क्या है, पहले बर्नौली को लीनियर में कन्वर्ट करो, अब उसके बाद लीनियर वाला लगा दो। तो लीनियर की भी प्रैक्टिस आपकी 2.7 एक्सरसाइज में होएगी ही होएगी, ठीक। तो आप ये निश्चिंत रहिए। ये देखिए आपका पूरा। अब पेज नंबर 40 पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.18 इंपॉर्टेंट है, पे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इंपॉर्टेंट है ना। और ये आपका है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2.7 एक्सरसाइज का है। ये देखिए यहाँ से 2.7 एक्सरसाइज आपकी शुरू हो गई थी यहाँ से, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी देखिए इक्वेशन 1 बर्नौलीज, हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, बर्नौली है, ठीक। अब इसको हमने चेंज किया, नाउ इक्वेशन 5 इज ए लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से आपका पूरा लीनियर वाला लगा, ये देखिए लीनियर, बस इतने में आपका खट्टे से सॉल्व हो गया, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बहुत ही ईजी है और एक्सरसाइज 2.7 में ही आपके लीनियर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे कि लीनियर इक्वेशंस अगर आएगी तो कैसे उसको सॉल्व करना है। वैसे लीनियर नहीं आती, वो डायरेक्ट बर्नौली देते हैं, वो चेक करते हैं, जब लीनियर ही सॉल्व करना पूछना है तो साथ ही साथ बर्नौली क्यों ना पूछ लें, वो इसलिए देते हैं, ठीक। फिर आती है आपकी रिकार्टीज इक्वेशन। रिकार्टीज इक्वेशन भी ईजी होती है, ये सब बहुत ईजी है, आप बस पढ़ के इनके क्वेश्चन जो सॉल्व्ड हैं इनको एक बार देख लो कैसे सॉल्व हैं, फिर खुद से लगाने की ट्राई करो, ठीक। डायरेक्ट मत लगाने लग जाना यार, पहले समझ लेना, उसको थोड़ा सा रट लेना, ठीक, मतलब माइंड में आप जो है उसको बनाए रखने की कोशिश करना, फिर आप अपने सॉल्यूशन पढ़ना और फिर उस सॉल्यूशंस को बिना देखे सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व हो तो उनको लगा के देखना, ठीक। तो यहाँ तक आपका हो गया, ये 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व है एक्सरसाइज 2.7 का, ठीक। और फिर आपका आता है
एक्सरसाइज 2.8 जहाँ पे लीनियरली सेपरेबल इक्वेशंस आती हैं। ठीक, तो ये भी आपको बताया गया है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। दिस विल बी इट्स जनरल सॉल्यूशन। और फिर एक्सरसाइज 2.8 जिसमें लीनियर सेपरेबल इक्वेशंस हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है ना, 8th 10th। तो इतने क्वेश्चंस में आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2.8 के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि बाकी क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व होंगे। ठीक, और जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बनता है, इसके बाहर से नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो, बहरहाल उनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं बहुत। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यानी कि जब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा लेकिन उसकी डिग्री फर्स्ट नहीं होगी, यानी कि dy/dx तो होगा लेकिन dy/dx की पावर कुछ होगी, है ना। d2y/dx तो इसका ऑर्डर ही हमारा दूसरा हो गया ना, 2 ऑर्डर का हो गया। तो ये नहीं, ऑर्डर फर्स्ट हो लेकिन डिग्री कितनी हो, फर्स्ट नहीं हो, डिग्री फर्स्ट से ज़्यादा हो, तब हम ये 3 मेथड होते हैं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। यूजुअली ये सॉल्वेबल फॉर y या फिर सॉल्वेबल फॉर x या किसी से भी पूछ सकता है, ये तो पेंसिल से लिख दिया था मैंने क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा था, लेकिन किसी से भी आ सकता है। ठीक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेबल फॉर p आपको बताया है कि किस तरह से सॉल्व करना है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.9 में आपको बताया गया है। ठीक, कि सॉल्वेबल फॉर p को कैसे यूज़ करना है। श्रीधराचार्य मेथड जो होता है ना, कि आपका कोई भी, ये देखिए p में इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p में, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस p की इसको एक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिएगा कि यहाँ पे p एक वेरिएबल मानिए, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मानिए, y सब कांस्टेंट मानिए, ये cot x सब कांस्टेंट। तो यहाँ p की p स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर प्लस by प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है आपकी कोई भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो p के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वहाँ से आपको p की वैल्यू निकालनी है, और p की वैल्यू एक बार आ गई तो वहाँ से फिर आपको ये देखिए सॉल्व करने का पूरा मेथड इसमें बताया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है, और फिर आता है आपका सॉल्वेबल फॉर y। ये आपके y के मेथड है सॉल्व करने के, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x एक ही तरह का है और एक ही साथ दिया गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2.10 से, ठीक, टू 2.9 में आपका p से सॉल्व करने वाला था, यानी सॉल्वेबल फॉर p लग रहा था, और एक्सरसाइज 2.10 से आपका सॉल्वेबल फॉर x एंड सॉल्वेबल फॉर y लग रहा था। तो ये देखिए एक्सरसाइज 2.10 का ये है, ये सेकंड है, फोर्थ है। ठीक, फिर आती है आपकी लैग्रेंज इक्वेशन। लैग्रेंज इक्वेशन आपकी ये आपको बताया गया है। लैग्रेंज इक्वेशन ये सब बहुत ही इजी हैं, बस पढ़ लेनी है। मेन आपका था एग्जैक्ट, उसी में आपको थोड़ी टेंशन हो रही होगी, ये सब तो बहुत ही ईजी हैं, है ना। तो ये आपको सॉल्व कर ले जाना है। लैग्रेंज इक्वेशन आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है, एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट, तो ये भी लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराया गया है। ठीक, यहाँ तक, तो यहाँ तक आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब चैप्टर 2, मान लीजिए आपने यहाँ तक चैप्टर 2 पूरा पढ़ लिया। ठीक, पूरा चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ लिया है, यानी कि आपने यूनिट 1 पूरी अपनी इतनी लगा ली है, जो कि सबसे लेंदी है। बाकी की यूनिट्स उतनी लेंदी नहीं है, बाकी की यूनिट्स आपको कवर करने में कम मेहनत लगेगी, कम टाइम लगेगा, लेकिन यूनिट 1 आपको कवर करने में टाइम लगेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना यूनिट 1 की, मैंने बताया ना कि सीक्वेंस में चलना पड़ता है इस सिलेबस, पेपर 3 के सिलेबस में। तो यूनिट 1 आपको कवर करने में टाइम लगा, ठीक, लेकिन कोई नहीं, टाइम देना उसमें ज़रूरी भी था। अब आप कवर कर लिए हैं। अब देखिए आपको यूनिट 1 यहाँ पे जब शॉर्ट नोट्स पे आएंगे, ठीक, पढ़ने के बाद ही शॉर्ट नोट्स आपको फ़ायदा देंगी। बिना पढ़े अगर आप सोचें कि सिर्फ शॉर्ट नोट से काम चल जाए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगा के देखने हैं। मेरी बात मानिए, अगर आप चाहें तो 3 से 4 दिन में आप चैप्टर 2 पूरा अच्छे से सॉल्व इस नोट से पढ़ के खुद से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन जो इस नोट्स में दिए हैं, बुक के एक एक क्वेश्चन नहीं, एक एक क्वेश्चन जो इस नोट्स में दिए हैं उसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर एक बार सॉल्व कर ले गए,
ठीक, या देख ले गए कि कैसे सॉल्व है और फिर खुद से एक बार प्रैक्टिस कर ले गए, तो आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर 2 में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। लेकिन हाँ, डाउट ये रहेगा कि यार याद कैसे रखें कि यार कब कौन सी, अगर क्वेश्चन में तो बताएगा नहीं कि बस इतना लिख के आएगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कौन सा लगेगा, इतने सारे मेथड हैं, लीनियर सेपरेबल मेथड है, बर्नौली मेथड है, लैग्रेंज मेथड है ना, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर नॉन एग्जैक्ट में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही 4 तरीके से निकाला जाता है। तो उसके लिए जब आप लगा ले जाओगे तब आपकी ये शॉर्ट नोट्स काम आएंगी। ये देखिए ओडी शॉर्ट नोट्स, ठीक, ओडी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट नोट्स। एग्जाम्पल 1.9 इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 6 पे बुक के। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ होमोजीनियस कोफिशिएंट्स आर्टिकल, ये आपके नोट्स में है, मैंने दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल ऑफ होमोजीनियस कोफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वेशन रिड्यूस, और किसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कोफिशिएंट केसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें एक केस बनता है और 2 केस बनता है, दोनों केसेस के आर्टिकल का आपको ये जो थ्योरम है या इसको आप आर्टिकल का हो ये रटनी है, ठीक, मैंने बोला था। आर्टिकल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन आपको पढ़नी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी डेफिनेशन और कंडीशन पहले तो रट लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट स्टेट द डेफिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। तो यूज़ फॉर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंस, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए यूज़ होता है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज़ होता है, और उसकी कंडीशन हम सबको पता है कि क्या है, del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x, ठीक, ये है उसकी कंडीशन। फिर हमको चेक करना होगा, देखिए अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ठीक, पहले तो हम देखेंगे कि ये है, अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये चीज़ चेक करनी है, del m अपॉन del y निकालेंगे और del n अपॉन del x निकालेंगे, क्योंकि हमको पहले तो चेक करना ही है कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। अगर इक्वल नहीं आया del m अपॉन del y और del n अपॉन del x तो ये साफ बात है नॉन एग्जैक्ट है। फिर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है या फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसकी या इसकी वैल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आइदर x ओनली और y ओनली, या तो इसका फंक्शन या तो सिर्फ x में या फिर सिर्फ y में आ रहा होगा, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हम समझ गए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy, ठीक। अगर ये सिर्फ और सिर्फ x और y के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इनका जो फंक्शन आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी एक फंक्शन के तौर पे आएगी x के, ठीक, या तो सिर्फ x के फंक्शन के तौर पे आएगी या तो सिर्फ y के फंक्शन के तौर पे आएगी, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लगाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फिर दूसरा मेथड होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.12 एंड 2.13। अब यहाँ पे इफ अबव मेथड फेल्स, अगर ये जो ऊपर वाला ये मेथड है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला फेल होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है ये एक ऐसा फंक्शन नहीं आ रहा है जो सिर्फ x या फिर सिर्फ y का हो, ठीक, तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हेयर t(x, y) ए फंक्शन ऑफ x, y इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, तब क्या होगा कि t एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक। अगर प्रोवाइड किया गया है तब हम इतने की वैल्यू निकालेंगे, del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन में n इंटू del t अपॉन del x माइनस m इंटू del t अपॉन del y, और ये अगर फंक्शन हमारा केवल और केवल t का फंक्शन आ रहा होगा, जहाँ पे आपको बताया गया होगा बुक में कि t इज इक्वल्स टू क्या है, ठीक, t इज इक्वल्स टू 3xy होगा या t इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस y होगा, या जो भी वैल्यू हो, है ना, वो बताया गया होगा क्वेश्चन में। आपको एक बार दिखा भी दूँ मैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.5 में ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ना, हिंट ट्राई t इज इक्वल्स टू एक्स वाई रेस्ट टू द पावर -1, तो t की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स वाई है ना। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आपका जो फंक्शन आएगा वो एक ऐसा फंक्शन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक ऐसा फंक्शन होगा जो t का फंक्शन हो, यानी कि उसमें t की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एक्स वाई, यानी कि दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक। तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक। तब हम अगर इस तरह का फंक्शन t का आ रहा है तब उसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, सो इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी if इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 5t इंटू dt, ठीक। अब इस वाले तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एक्सरसाइज 2.5,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 to 17 आर इम्पॉर्टेंट। 11 से 17 तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है और इसमें टी गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरीका लग रहा है साफ साफ, मतलब समझ में आ रहा है उसमें, मतलब यही होता है कि साफ साफ समझ में आता है, लेकिन आपको नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 को याद करके जाना है और याद रखना है कि उसका जो टी होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक, टेक टी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आएगा तो उसमें टी नहीं बताया गया होगा, बाकी क्वेश्चन में बताया गया होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर यहाँ तक तो चलिए हो गया, अगर क्वेश्चन हमारे इस तरीके से फॉर्म में हो, ये सिंपल आपका इस तरीके से नहीं दिया गया हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी सिंपल एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना होके इस फॉर्म में दी गई हो। किस फॉर्म में? y इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई डी वाई। अब ये इस तरह का कैसा फॉर्म है, ये देखिए आपका दिखाता हूँ मैं, कहीं ना कहीं होगा इसमें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इसका एग्जाम्पल है इस तरीके से सॉल्व होने का। हाँ, तो अब अगर आप बुक में देखें तो इस तरीके से सॉल्व होने का एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से सॉल्व होएगा आपका। ठीक, ये देखिए, नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई है, ठीक है ना, एक्स इंटू वाई आपकी एक चीज़ है और उसका फंक्शन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये x, अगर हम यहाँ पे आप y कॉमन ले लें तो यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे अगर, तो देखिए y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा अंदर, है ना, इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या होगा, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरह के अगर आपका क्वेश्चन आता है, आपको पहचानना होगा कि इस तरीके का है, तो फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग गया तो आपको सॉल्व करने का तरीका तो आता ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपने एक्सरसाइज 2.4 में सीखा है। ठीक, फिर ये फोर्थ तरीका, ये तीसरा तरीका था, ये चौथा तरीका कि अगर एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इफ़ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, अगर एम और एन हमारे क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, ठीक, तब आपका ये तरीका यूज़ होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से आएगा, एक्स इंटू एम प्लस वाई इंटू एन। ठीक, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है तो यहाँ पे ये देखिए बताया गया है, एज्यूम एक्स की पावर एच और वाई की पावर के को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज्यूम कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, और फिर उसको हम इक्वल करेंगे, ये इस कंडीशन के इक्वल रख के देखेंगे तो हमें यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। किसमें किसमें, एक्स की पावर ए प्लस एच, वाई की पावर बी प्लस के, और जेड एक्स की पावर सी प्लस एच और वाई की पावर डी प्लस के में। तो ऊपर की पावर को हम इक्वेट करेंगे, फिर वहाँ से हमको जो है, मतलब ये पूरा सॉल्व करने का आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक, यहाँ से दो है, थोड़ा सा लंबा तरीका है ये फिफ्थ वाला। ठीक, तो यहाँ तक होगा। फिर आपका बताता है ये एक्सरसाइज 2.6 यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। ठीक, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे, इस तरीके से आपकी कोई भी इक्वेशन अगर दी होगी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इस तरह से होगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे दिखा देना है कि एज द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर px is equal to this and qx is equal to this, so integrating factor will be equal to e raised to the power px dx, where px we will put the value of px, तो px की वैल्यू रखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और इसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e raised to the power px dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक, तो ये आपका जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। फिर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, ये बर्नौलीज इक्वेशन है, तो बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कहा जाता है, ये देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन डबल डॉट करके इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक,
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन ही ऐसी इक्वेशन कहलाई जाती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जिनको हम कन्वर्ट करा जा सके या फिर रिड्यूस किया जा सके, उसको सॉल्व करने का यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि इस तरह से होती है बर्नौली इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, इस तरीके की होती है, ध्यान दीजिएगा। और फिर बर्नौली में क्या होता है, यहाँ क्यू के साथ y की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इस तरीके से आता है और उसका जनरल सॉल्यूशन हमारा इस तरह से होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2.7 फॉर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एग्जांपल 2.18 पेज नंबर 40 पे। इसका मेथड बताया गया है पूरा, ठीक। फिर आती है रिकार्टीज इक्वेशन, ठीक है। फिर रिकार्टीज इक्वेशन को भी सॉल्व करने का इसमें देखिए बताया है और कैसे कैसे कंपेयर करना है। फिर आता है लीनियर सेपरेबल इक्वेशन। लीनियर सेपरेबल इक्वेशन इट्स मेथड इज इंपॉर्टेंट, इसका मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक। लीनियर सेपरेबल जो इक्वेशन होगी इसका मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आई थिंक ये मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा आपको पहचानने में इसको दिक्कत पड़ती है, तो वैसे मैं भी इस इक्वेशंस को उतना तैयार करके नहीं गया था, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन 1 होता है आपकी पहली यूनिट से आपके क्वेश्चन पेपर में, मैंने अभी बताया था, तो क्वेश्चन 1 आपका यहाँ तक से आ जाता है मेनली। और अगर आता है तो फिर या तो फिर वो सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, इन सब में से आता है, इससे थोड़ा कम आता है, ठीक है ना। ये लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन से आपके थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं, बिकॉज जटिल क्वेश्चंस होते हैं थोड़े इसके। फिर जब हमारा टॉपिक आता है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको, तो उसके लिए 3 तरीके थे, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x। तो ये आपका इसमें बताया सॉल्वेबल फॉर p के लिए क्या करना है, सॉल्वेबल फॉर y। एक तो एग्जाम्पल भी दिया है, ये देखिए एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बताया गया है, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है। नोट्स में ध्यान से देखेंगे तो ये अब यहाँ पे ये नोट, और जो मैंने आपको एक नोट बता रहा था ना मैं यहाँ इसमें, कि ये नोट मैंने शॉर्ट नोट्स में भी लिखी है, ये देखिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है एग्जाम में, ठीक, तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं चेक करेंगे। आपको कैसे, ये जो चैप्टर 2 है, ठीक, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए मेरे पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। मान लीजिए 2017 या 18 कोई भी एक क्वेश्चन पेपर खोल लेते हैं, 2018 का है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, ये है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ये सीधे सीधे ये, तो चलिए ये फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसका जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी डिफरेंशियल, मतलब किस तरीके से सॉल्व होगी। इतना ढेर सारा चैप्टर 2 में है ना तरीका सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। तो जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, चेक करना है कि ये देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है एग्जाम में, तो सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करेंगे। होमोजीनियस हुई तो भट्टे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो चेक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं, ठीक। आप फिर एग्जैक्ट नहीं देखोगे, पहले उसके बाद क्या चेक करोगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ठीक। अगर लीनियर नहीं हुई तो फिर चेक करेंगे कि बर्नौली इक्वेशन है कि नहीं, ठीक। यानी कि लीनियर हमारा क्या है, 2.5 है कि 6 है। अगर नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होमोजीनियस है कि नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि लीनियर है कि नहीं। लीनियर आपका है 2.6 में, ठीक। 2.6 चेक करेंगे कि 2.6 की तरीके से सॉल्व हो रही कि नहीं होगा तो 2.7 चेक करेंगे, बर्नौलीज चेक करेंगे। अगर बर्नौलीज से भी नहीं होगा तो फिर लास्ट में हम एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या फिर नॉन एग्जैक्ट है, ये चेक करेंगे, ठीक है। पहले ही एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू उतना बड़ा नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट। अगर वो लीनियरली या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से सॉल्व हो जा रही है या बर्नौलीज इक्वेशन के तरीके से सॉल्व हो जा रही है, तो क्या ज़रूरत है एग्जैक्ट को उसमें घुसेड़ने की, है ना। तो एग्जैक्ट या फिर नॉन एग्जैक्ट एकदम लास्ट में चेक करेंगे। ये देखिए, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट सबसे लास्ट में चेक करेंगे, अगर क्वेश्चन में बोला ना हो कि सॉल्व बाय फाइंडिंग सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में बोल देता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फाइंडिंग सुटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब उस केस में तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आ गया एग्जैक्ट या फिर ये आ गई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो आपको वो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन और अगर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी आती है तो वो भी मैंने बताया कि उसके गिने चुने तरीके हैं। ये गिन के आपके 5 तरीके हैं, ठीक। पहला, ये आपका पहला तरीका है, कहाँ गया,
ये आपका पहला तरीका है। एक्चुअल में ये अंदर लिखा है, ये मैंने बाद में बाइंडिंग करवाई थी। तो ये आपका पहला तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक, और ये तीसरा तरीका है, ये चौथा तरीका है, ये 5 तरीका है। 5 तरीके हैं। इन सारे तरीकों की डेरिवेशन या थ्योरम जो थी, है ना, उनको रट लेना है तो आपको सॉल्व करने का तरीका भी रट जाएगा। फिर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक। तो लास्ट में सबसे चेक करना है नॉन एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। और सबसे पहले क्या करना है, देखना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अगर हुई तो सॉल्व कर दीजिए, बाएं हाथ का खेल है वो। अगर नहीं हुई तो लीनियर देखना है, अगर लीनियर नहीं हुई तो बर्नौली देखना है, तब जाके नॉन एग्जैक्ट या फिर एग्जैक्ट पे कूदना है आपको, ठीक। लैग्रैंज इक्वेशन का ये देखिए दिया है, और क्लेरॉट्स फॉर्म होता ही है, बहुत ही ईजी होता है, पढ़ लेंगे आप, इसमें नोट्स में बताया गया है, ठीक है ना। लैग्रैंज इक्वेशन क्या होती है और क्लेरॉट्स फॉर्म क्या होते हैं, ठीक। और फिर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ये आपका अगली यूनिट का है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपकी केवल शॉर्ट नोट्स में यूनिट 1 है, या कहें चैप्टर 2 तक आपका यहाँ तक बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यूनिट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करनी है, ठीक। तो क्योंकि यूनिट 1 में ही आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूँ। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, अगर आप यूनिट 1 समझ लिए तो फिर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूनिट 1 में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, और मैंने आपको बता दिया, अब दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो उसको किस तरीके से जज करना है, या किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करके उस पर लगाना है कि कौन सा तरीका इसको यूज़ करें सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस अगर नहीं हुई तो चेक करेंगे लीनियर है कि नहीं। एग्जैक्ट पे नहीं कूदेंगे, पहले लीनियर चेक करेंगे। लीनियर नहीं हुई तो बर्नौली चेक करेंगे, यानी 2.7 एक्सरसाइज। और अगर वो भी नहीं हुई तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर या एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टैकल करनी है अपनी यूनिट 1। और आइसोक्लाइंस का जो टॉपिक है इस यूनिट 1 में, वो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और नोट्स में भी आपके लास्ट में एकदम है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यूनिट 1 आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से हैंडल करनी है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2, यूनिट 3 और बाकी यूनिट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।